नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं राजेश कुमार सिंह जी, जो बीएचयू में छात्र यूनियन में भी बहुत सक्रिय रहे हैं और बलिया से हैं। और आज हम उनसे विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पूर्वांचल की 36 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपका स्वागत है राजेश जी। नमस्कार संजय। तो आप बताएं कि ये तो काफी कुछ अप्रत्याशित हुआ। पूर्वांचल में संघर्ष का अनुमान तो था, लेकिन ये लग रहा था कि जो जातीय गणित इत्यादि है वो ठीक ठाक कर ली गई है, ऐसा लग रहा था। लेकिन अंत में ये दिखा कि साहब मामला तो वही हो गया, डाक के 3 पात, और बुरी तरह से मात खाई भारतीय जनता पार्टी, और इसी के कारण उसका बहुमत आने से रह गया। अपेक्षा देखिए मेरी भी यही थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत का जो मतदाता है, विशेष रूप से जब केंद्र सरकार किसकी बननी है उसका चुनाव करना होता है तो वो गलती नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखता है कि केंद्र का चुनाव और राज्य के चुनाव में एक उसके अंदर एक अंतर रख के चलता है। उसमें गलती करते हुए मैं नहीं देखा, जो बचपन से मैं तो बचपन से चुनाव को देखता रहा हूँ और समझता रहा हूँ। तो जो भी मैंने देखा है कि जबकि मैं हमेशा जब जनसंघ था तो उसके साथ रहता था, बचपन में भी उन प्रचार करता था, पोस्टर वगैरह लगाता था। फिर बाद में जब मिली जुली सरकारें बनी और उसमें कांग्रेस ओ वगैरह के भी कैंडिडेट खड़े हुए, उस समय मैंने देखा था जिसमें कि इंदिरा गांधी जो है 1971 वाला चुनाव जो भी है वो जीती थी। तो उसमें मैंने ये देखा कि हमें जरूर लगता था कि हम हार गए हैं, लेकिन जो निर्णय होता था जनता का वो सही निर्णय होता था उस समय के लिए। ये मेरा ये अनुभव था। तो वो अनुभव और वो उसके आधार पे मैं जब 2019 वाला जो चुनाव हुआ उसमें मुझे लगा, उसमें अगर आपको याद होगा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ये कह रहा है कि अरे केंद्र का चुनाव है। तो उसके आधार पर मुझे लगता था कि बहुत समझ बूझ के लोग जो है इसमें वोट डालेंगे, और इसीलिए मैं बहुत बहुत आशान्वित था कि ये जो इस बार 2024 के चुनाव में भी इस बात का ध्यान रखेंगे लोग कि ये केंद्र का चुनाव है और प्रदेश स्तर का नहीं है, इसलिए जाति और इन सारी चीजों से थोड़ा ऊपर उठेंगे लोग। जबकि जाति वाली चीज तो पहले आ गई थी, 2019 के भी चुनाव में थोड़ी बहुत आ गई थी, क्योंकि उसमें तो बीएसपी और एसपी का जो बड़ा ठोस जो उनका जो उनका जो गठजोड़ था वो बहुत राजनीतिक दृष्टि से और जाति की दृष्टि से भी जो बहुत तगड़ा गठजोड़ था। उसके बाद भी उसमें ये लोग 65 सीट जो जीत के आए, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक, लोग इसको मान के नहीं चलते हैं कि, और लोग अभी भी केंद्र के दृष्टि से देख के चल रहे हैं। और यही अपेक्षा मेरी इस बार भी थी, क्योंकि इस बार तो और भी चीजें स्पष्ट हो गई कि समस्याएं बड़ी हैं और कौन सी समस्याएं हैं और कितना महत्वपूर्ण है कि मोदी जी को वापस सत्ता में आना कितना महत्वपूर्ण है, और एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ सत्ता में आना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगा कि कुछ गलती नहीं होगी। फिर इसके बाद पिछले बार मैं बहुत आशंकित था 2019 वाले चुनाव में, तो उस समय हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का जो एक आकलन था, वो आकलन जो है उसने मुझे, उस आकलन ने मुझे आश्वस्त किया था कि वो सही आकलन करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही आंकड़ा बताया था और वो सबसे कठिन था। 2019 के चुनाव को प्रेडिक्ट करना बड़ा कठिन था, और बलिया में जो कुछ चल रहा था उसके आधार पर भी मुझे लगता था कि गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर मैंने उनके आकलन को सही माना और वो एकदम सही आकलन था उनका। तो इस बार भी जब उन्होंने आकलन किया, और तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, सब कुछ है लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम आना शुरू हुए, और जब शुरुआती दौर में मेरी बहन कलकत्ते में रहती हैं तो बड़ा परेशान होकर, मैं तो देख नहीं रहा था, मैं 2 बजे के बाद ही देखता हूँ, तो उनका फोन आ गया तो मुझे पता चला। तो मैंने उनसे फिर भी कहा कि नहीं घबराइए मत, अभी शुरुआती दौर है, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो ये बहुत ही अप्रत्याशित था। और तो वो जो जिनके आकलन की आप बात कर रहे हैं उनका क्या आकलन था? उनका आकलन वही था कि 70-74 के करीब सीटें जो है बीजेपी प्लस को मिलेंगी, और वो 2014 के आकलन के हिसाब से चल रहे थे। हम सभी का आकलन यही था। इसका मतलब हम बिल्कुल ही जो नीचे की जो हवा थी, किस प्रकार से वोटर सोच रहा था, वो पूरी तरह से
जान पाने में असफल रहे। अयोध्या का उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, जो अयोध्या से इस समय समाचार आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या तो हमारे घर के पास ही है। तो अयोध्या में जो प्रत्याशी का चयन हुआ, वो लल्लू सिंह, वो प्रत्याशी के विरुद्ध अप्रत्याशित गुस्सा था। और दूसरे, जो भी वहाँ पर विकास के कार्य हुए, उस विकास के कार्य का, ठीक है, वो अयोध्या का नाम तो बढ़ा, लेकिन उससे जो लोग अफ़ेक्ट हुए थे, उनकी व्यथा-गाथा को किसी ने नहीं पूछा। हाँ, तो और यही है। उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं कि साहब कि वहाँ पर अफ़सरों ने जो है उसमें जम के माल कूटा। एक और भी वहाँ पर एक नैरेटिव ये चल रहा है कि साहब कि जो व्यक्ति होम कमिश्नर था, जो व्यक्ति उस समय प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी नहीं, वो मुलायम सिंह का सेक्रेटरी टू सीएम था, जिसने गोलियाँ चलाने का आदेश दिलाया मुलायम सिंह के बिहाफ पे, नृपेंद्र मिश्रा। बिल्कुल। वो जो है वो राम जन्मभूमि के कर्ता-धर्ता बने हुए हैं इस समय। तो इ हाँ, नहीं, इनको मिला ये के अभी देखिए, नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को टिकट भी दे दिया श्रावस्ती से, वो भी हार गया। तो देखिए ये कुछ जो इन लोगों की डाइकोटमी है, इन लोगों के अप्रोच की, वो उसने भी बहुत डैमेज किया है, इनकी इमेज को डैमेज किया है कि आप जो है आप सिद्धांत के ऊपर बिल्कुल ही किसी सिद्धांत के ऊपर नहीं चलते हैं। हुँ। अब ये कोई कारण नहीं था। अगर नृपेंद्र मिश्रा का, तो मैंने, आपको याद है कि मैंने ही आपको एक बार व्हाट्सएप पे भेजा था कि भाई ये तो उस समय थे, और आज और वो बैठे हुए थे वहां पे, लखनऊ में वही बैठे हुए थे जब गोलियां वोलियां सब चलाई गई थी। हाँ, कंट्रोल रूम है, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। बिल्कुल स्वयं माना उनको। हुँ। और मैं तो इनको देख चुका था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में भी, उनका सारा इन्वॉल्वमेंट था, तो इनके ऊपर बड़ा विश्वास रखा गया था। लेकिन वो कारण मेरे ख्याल से नहीं है। अयोध्या वाला कारण ये जरूर कारण हो सकता है, जहां वो तोड़-फोड़ की कार्रवाई हुई थी, सब कुछ हुआ था, उसके अंदर एक असंतोष उपजा हो, और लोगों को, विशेष रूप से होता क्या है कि लोग किराए के घरों में रहते हैं। जो बनारस में भी ये परिस्थिति आई थी कि लोग किराए पे रह रहे थे, तो किराएदार तो निकल गया, कॉम्पनसेशन जो है जिसका जिसका मकान था उसको मिल गया, तो किराएदार को उसमें कुछ मिला कि नहीं, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। और दुकानें टूटी, सड़क का चौड़ीकरण जो हुआ उसके अंदर जो है, तो उसमें थोड़ा बहुत असंतोष रहता है, लेकिन इतना बड़ा असंतोष उसके लिए नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अयोध्या में भी इन लोगों ने कॉम्पनसेट किया है, अच्छे खासा अमाउंट कॉम्पनसेशन के लिए दिया है। असंतोष से अधिक जो है, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रणनीति बनाई सपा ने, और वो रणनीति मैं बता रहा हूँ केवल सपा की रणनीति नहीं थी, वो ये रणनीति जो कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन के जो रणनीतिकार थे, इन लोगों ने बहुत ही सोच समझ के वो रणनीति कर्नाटक के चुनाव के बाद ही बनानी शुरू कर दी थी, और इसके बाद उसको इन लोगों ने रेप्लिकेट किया तेलंगाना के अंदर, और फिर उसको आगे चलाते चले गए। तो वही रणनीति उनकी थी कि ये करना है, हिंदुओं को कैसे डिवाइड करना है, उनको कैसे बांटना है, ये रास्ता ये हो सकता है, उनको रीजनल भाषा के नाम पे बांटना है, उनको जाति के नाम पे बांटना है। और उसी हिसाब से सोशल मीडिया में हर जगह ये नरेटिव चलाए गए कि भाई देखिए, एक छोटा सा एक वक्तव्य जो है उसको उछाल के राजपूतों को गाली दी जा रही है, और ऐसे करके हर जगह फैलाया गया उसको। और ये जो बहुत महीन काम हो रहा था, इसके ऊपर हम लोग तो देख रहे थे, हम लोग उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के रणनीतिकार लोगों ने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके कान जमीन से नहीं लगे थे, ये कहीं हवा में उठ के जो है सब कुछ कर रहे थे। तो जो उसका डैमेज हो सकता था, जो उसका नुकसान हो सकता था, उसको ये लोग देख नहीं पाए, और जहां भी इन लोगों ने उसको नहीं देखा है, वो उसको भुगता है लोगों ने। और ये जानते हुए अच्छी तरह कि सारे प्रयास किए जाएंगे कि बांटना है, हिंदुओं को ब्राह्मण बना के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, दलित के नाम पे, किसी तरीके से हिंदुओं को बांटना है। इसके बाद भी इन्होंने उसको एक अपनी रणनीति नहीं बनाई कि उसको कैसे काउंटर करेंगे। ये बड़े दुख की बात है कि इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए पीएमओ के अंदर ये सारी रणनीतियां बन रही थी, या मान लीजिए अमित शाह उस रणनीति को बनाने में थे, कहीं कोई इनका थिंक टैंक रहा होगा जो इन सारी चीजों को देखता होगा, वो बिल्कुल ही इन सारी चीजों को सोच नहीं पाया। तो उत्तर प्रदेश की हार शुद्ध रूप से जो है, ये सबसे बड़ी मूर्खता की जमीन से आपके कान नहीं लगे हुए, तो उसके कारण हुई है। और अगर वो रहते तो ये अपना रिस्पॉन्ड करते उसको, मान लीजिए ये
जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहाँ उत्तर प्रदेश की, जिसकी बात आप कर रहे थे कि वहाँ नौकरशाही की जो समस्या है, उस नौकरशाही की समस्या को भी अगर जमीन से इनके कान लगे होते तो उसको ये पकड़ पाते। अच्छा, जमीन से कान लगने की बात तो यह है कि आप ट्विटर पे ही जो आपको लोग भेज रहे हैं, मेरा तो यही काम था कि ट्विटर पे इन सारे लोगों को टैग करता था, योगी जी से लेके अमित शाह से लेके मोदी जी को लेके सबको टैग कर करके हर चीज में भेजता रहता था, कहीं किसी के कान में ये चीज पहुंच जाए। ये अमित मालवीय है, उसको भी टैग करके भेजता रहता था, कहीं से अगर उसमें टैग करता तो मैं अमित शाह ऑफिस को भी टैग कर देता। कहीं से इन लोगों के पास ये जो नीचे की जमीन की एक स्थिति है उसकी खबर इन लोगों के पास पहुंच जाए, कहीं कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं होता था। तो ये एक समस्या रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो कुछ लोग उसको ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नकचढ़ापन है। इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा ध्यान से, और यही कारण है कि जो कुछ हो रहा था, आपका समझ लीजिए कि इतना बड़ा भूचाल आ रहा है जमीनी स्तर पे और आपको उसका अनुमान तक नहीं है। और जब अनुमान होता है तब क्या करते हैं आप? वही पुरानी बात, जैसे ही पहले ही राउंड में उसका अनुमान आपको होता है, आपको लगता है कि अरे अब तो नैरेटिव बदलना पड़ेगा। जो नैरेटिव आप शुरू से बना के रख सकते थे, लोगों को उत्साहित कर सकते थे, वो नैरेटिव आप शुरू से नहीं करके बीच चुनाव के अंदर नैरेटिव फिर से लाके खड़ा कर देते हैं। यही आपने किया कर्नाटक के अंदर, बीच चुनाव के अंदर बजरंगबली आ गए। यही किया आपने गुजरात के अंदर, बीच चुनाव के अंदर औरंगजेब आ गया वहां पे। और इस बार बीच चुनाव के अंदर सडनली आपको दोबारा याद आ गया कि ये देखिए ये मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, जिसको आप एक बार उपयोग कर चुके थे 2015 के 2015 के बिहार के चुनाव के अंदर। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप कटे फटे हैं, जमीन से दूर हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं। जैसे कि भाषण में देखिए, बहुत बाद में जाके घोसी वगैरह में जब इन्होंने भाषण दिया तो मोदी जी उन भाषणों में कहना शुरू किया कि देखिए हमें जाति के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अंतिम समय में अगर ये बात कह रहे हैं तो आप किसको कह रहे हैं? उस मतदाता को कह रहे हैं जो ऑलरेडी अपना मन बना चुका है, उस मतदाता को कह रहे हैं जो ऑलरेडी तय कर चुका है कि हमें जाके मतदान केंद्र पे क्या करना है। आप उसको कन्विंस कैसे कर पाएंगे उस परिस्थिति के अंदर? एक भाषण में, एक रैली के एक भाषण से कैसे कन्विंस कर पाएंगे? उस तक वो बात कैसे पहुंचा पाएंगे? आपका कार्यकर्ता उस बात को आगे कैसे ले जा पाएगा? और आपके कार्यकर्ता कहां थे? अगर आपके कार्यकर्ता भी अगर सन्नद्ध रहते, सजग रहते, तो आपको खबर तो पहुंचाते ना। तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि जहां तक राजेश जी, जहां तक कार्यकर्ता की बात है, तो कार्यकर्ता तो सारा उत्तर प्रदेश का, मैं पहले भी टच में था और सब कह रहे थे कि साहब उस समय भी उनमें थोड़ी सी निराशा का भाव था कि साहब कि हम तो कह रहे हैं ये सुनते नहीं है, कैंडिडेट ऐसा दे दिया है। हमने तो पहले भी कहा था कि इस कैंडिडेट को मत दो। मोहनलालगंज के चुनाव क्षेत्र की बात है, जो लखनऊ का जो आउटर एरिया है उसका, और उसके लिए जो है वो कहा कार्यकर्ताओं ने, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। ऐसे बहुत स्थानों पर जो है वो फीडबैक दिया गया, आपके कानों पे जूं नहीं रेंगी। सबने आपस में बैठ के कैंडिडेट तय कर लिए। जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों काट दिया गया आज तक नहीं पता, किसी ने नहीं बताया कि साहब जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों काट दिया गया, जो 6 लाख से ऊपर से जीता हुआ था, जिसके विरुद्ध कोई किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं था, जिसकी कार्य क्षमता पर कोई किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं था, उसका टिकट आपने काट दिया। लेकिन संजीव बालियान का, जिसके विरुद्ध इतना रोष था एक पर्टिकुलर समाज में, या आपके जो चुनाव हारे हुए थे, सहारनपुर वाले, क्या नाम है उनका, सोम, नहीं सोम तो असेंबली में थे, सहारनपुर वाले, नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो जो चुनाव हारे हुए थे उनका तो आपने टिकट दोबारा दे दिया और जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया। ये कौन सी भावना है? बातें आ रही हैं तरह तरह की कि साहब कोई वहां पर पूरे प्रदेश में टिकट बांटने में एक कोई बड़ी चैनल है, उसके कोई संपादक महोदय हैं, उनका रोल है, इत्यादि इत्यादि। और ये बातें विश्वस्त सूत्रों से आ रही, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। तो यदि इस प्रकार से टिकट बांटे जाएंगे, कार्यकर्ताओं का मंतव्य जाना नहीं जाएगा, आप अपने जो
एमपीज हैं उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं लगाएंगे, कृपाशंकर सिंह को एकदम से बाहर से बुला के टिकट दे देंगे, तो फिर अखिलेश के पास तो खोने को कुछ था ही नहीं। उसने तो बड़ा गैम्बल खेला और वो सफल हो गया। उसने तो मुसलमानों और यादवों को टिकट ही नहीं दिए, 4 टिकट यादव को और 5 अपने घर के यादवों को। बाकी उनसे कहा तुम घर बैठो, और बाकी सारे टिकट जो है वो बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि हाँ ठीक है, जहाँ पे उसको लगा कि यहाँ ओबीसी डोमिनेंट है वहाँ उसको दे दिया, और उनको ये एश्योर कर दिया कि हाँ भैया ये देखो ये 20-25% वोट है, बाकी तुम ले आओ। नहीं, दूसरा एक और फीडबैक मिल रहा है कि जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय ने सपा को वोट दिया है। ये कैसे संभव हुआ, और अगर ये हुआ तो आपको कैसे पता नहीं था इसका? तो आपने तो दलितों को, दलित समुदाय को, SC ST को आपने घर बना के दिए हैं, आपने SC ST को लोन दिया है, आपने SC ST के लिए इतना सब कुछ किया है। इसके बाद भी ये जो आपका सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग जो है वो SC ST रहा है, और वहां क्या सुगबुगी चल रही है आपको कैसे पता नहीं चला? तो आप, समस्या यह है कि जमीन से आपके कान अगर लगे नहीं हुए हैं तो आप कुछ जानेंगे ही नहीं, और जानेंगे नहीं तो जब भी चाणक्य महाराज भी कह गए हैं, बाकी सारे लोग भी कह गए हैं कि अगर आप जानकार राजा नहीं है। एक और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैंने बहुत पहले को एक लेख लिखा था इसी चीज को लेके, कि इनके जितने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है संजय जी, कोई काम नहीं करता, और सबसे ज्यादा कमजोर इस मामले में कोई है तो PMO है। मैंने कई बार कुछ लिख के भेजा उनके पास, अंत में उसकी इंक्वायरी, जिसके विरोध में मैंने लिख के भेजा था, जिसके बारे में मैंने एक्सपोज करके लिख के भेजा था, उसके पास ही मेरे पेपर भेज दिए गए, और उसने उसका जवाब भेजा। हमने कहा कि ये देखिए, और मैं बड़ा हंसा कि जिसके ऊपर आरोप है कि उसने भ्रष्टाचार किया हुआ है, गलत किया हुआ है, उस आरोपी के पास जो है PMO से मेरे पेपर पहुंच गए, और वो आरोपी उन आरोपों का जवाब दे रहा है, और वो आरोपी उसके पहले मेरे ऊपर डिफेमेशन की नोटिस भेज चुका था। तो मैंने अपना खुद देखा है, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता था ये, कि कहीं भी कहीं आप कुछ भी भेजिए, कोई इनपुट किसी को दीजिए, कोई इनपुट लेने के लिए तैयार नहीं है। एक हमारे मित्र हैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, कई घटनाएं जो हुई जिसके अंदर यूट्यूब वाले रिलेटेड केसेस वगैरह भी थे उनके, जिसमें कॉपीराइट इश्यूज थे, सब कुछ था, उसके लिए उन्होंने बड़ा बढ़िया डॉजिए बना के भेजा। मैंने उनसे इनपुट लेके मैंने कई आर्टिकल भेजे, और उन लोगों ने भेजा, PMO को भेजा, बाकी सारे मिनिस्ट्रीज को भेजा, कहीं कोई जवाब नहीं। और वो ऐसे इनपुट थे जो इनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते, जब 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 ये पॉलिसी डिसीजन ले रहे थे उस समय महत्वपूर्ण हो सकते थे, कहीं कोई जवाब नहीं, इनके मिनिस्टर्स का जवाब नहीं, किसी का कोई जवाब नहीं। तो आप जमीन से जुड़े नहीं हैं आपके, तो फिर हवा में ही अगर आप खड़े होकर सारा चुनाव जीत लेना चाहते हैं तो कैसे संभव है? ये नहीं संभव है। अच्छा, कार्यकर्ता से आप फीडबैक नहीं ले रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल नहीं रहे हैं, आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ गिने चुने लोगों से ही आप संपर्क में रह रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम? और ये पहले नहीं होता था। अच्छा, दूसरा ये है, बार बार पहले भी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि इनका पन्ना प्रमुख, तो उसका मैंने अध्ययन मुझसे तो आज तक कोई पन्ना प्रमुख नहीं मिलने आया, और मैं हर बार बिना पन्ना प्रमुख के और बिना पर्ची के वोट देने जाता हूँ। नहीं, पर्ची लाता है बस वही आती है मेरे पास। मैंने एक अध्ययन किया उसका, बड़ा गंभीर अध्ययन किया। तो हमने अध्ययन किया कि भाई 20 लोगों के नाम कम से कम एक पन्ने पर रहते हैं। अब उन 20 लोगों के लिए इनका एक पन्ना प्रमुख है। अगर सारे जितने वोटर हैं उसके हिसाब से देख के चला जाए तो कम से कम 1 करोड़ पन्ना प्रमुख इनके पास चाहिए। कहां है वो 1 करोड़ पन्ना प्रमुख? तो ये हवाई में बातें कई बार होती हैं, ये लोग समझते नहीं, हवा में बोल के निकल जा रहे, देखिए बीजेपी का इतना बढ़िया इलेक्शन मैनेजमेंट है। तो ये हवाई हिसाब किताब है। कहीं पन्ना प्रमुख मेरे यहाँ कभी कोई, अभी तक मैंने बताया था आपको कि पन्ना प्रमुख नहीं आया। इस बार के चुनाव में, चूंकि मेरे ख्याल से लगता है कि आने वाले दिनों में BMC का भी चुनाव होगा, तो इस बार के चुनाव में एक यहाँ की पार्षद है, वो एक व्यक्ति के साथ आई थी ऐसे ही पर्ची देने के लिए नहीं, वो एक पैम्फलेट देने के लिए। और कैंडिडेट तो क्या घूमने नहीं आया, पहले जो शेट्टी थे वो घूमने भी आते थे। इस बार पीयूष गोयल जी जो है घूमे नहीं, धूप की वजह से, जो भी कारण रहा हो, लेकिन लोगों ने जाके वोट दिया। हमारे यहाँ इस क्षेत्र में जो है ज्यादातर लोग जो है बीजेपी को ही वोट देते हैं, तो वोट दिया लोगों ने जाके। और दूसरा बता रहा हूँ, कलकत्ते में मेरी सिस्टर जहां रहती है, वहां किसी को पता ही नहीं है कि कैंडिडेट कौन है। तो हुआ कि भाई ठीक है, कैंडिडेट का तो हमें पता नहीं है क्या नाम है, चलते हैं, कमल पे बटन दबा दिया जाएगा।
तो आपके जो संपर्क सूत्र हैं आम जनता के साथ, आपके कैंडिडेट हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, वो कहां पहुंचे? तो कहीं ना कहीं या तो वो निरुत्साहित थे, और नहीं तो फिर उनको लगता था कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनारस है। ये जो 1.5 लाख की मार्जिन, बनारस में क्या हुआ साहब? बनारस में तो कैंडिडेट के ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं था। अब प्रश्न चिन्ह नहीं था, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। ब्राह्मणों ने, भूमिहारों ने, यादवों ने, और ये सब डोमिनेंट हैं वहां, बहुत महत्वपूर्ण है ये, उन्होंने, मुसलमानों ने मिलकर जो है वोट दिया और बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख वोटों से जीते। तो अब ये भी किसी को समझ में आना चाहिए था ना। अब मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का केस है तो कम से कम आईबी की एक रिपोर्ट आनी चाहिए थी। तो ठीक है, आईबी की रिपोर्ट आई भी होगी तो उसका संप्रेषण निचले स्तर पे होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो है इंफॉर्मेशन जो है उसकी गैप है, कहीं ना कहीं इनका जो संगठनात्मक ढांचा है उसके अंदर बहुत कमियां आई हैं। और सबसे बड़ी कमी यह है कि आप समझ नहीं रहे हैं कि धरातल पे क्या हो रहा है। 2014 की हम लोग बात कर रहे थे, 2014 में सारे जो ये कास्ट डिविजन्स थे वो खत्म हुए थे और इनको वोट दिया गया था। ये एक यथार्थ है, सबको मान के चलना पड़ेगा। यादव बंधुओं ने भी वोट दिया था। इसके बाद आप मान लीजिए प्रदेश की सत्ता में आए, लोग योगी जी का नाम कहते हैं कि योगी जी को इग्नोर किया जा रहा है इसलिए शायद संभाल, लेकिन योगी जी का भी मैं देख रहा हूं तो योगी जी को भी वो जो 2014 का जो एक कोलिशन था, जो कास्ट कोलिशन था, उसको क्यों नहीं सस्टेन कर पाए? तो कहीं ना कहीं उसमें भी समस्या आई, कहीं ना कहीं आपका भी नक चढ़ापन रहा। तो आप समझते हैं देखिए दोनों बातें हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि साहब कि योगी जी जो है वो अपने इच्छा से अपना चीफ सेक्रेटरी तक नियुक्त नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ लोगों का कहना है, कल अनुपम मिश्रा बात कर रहे थे, हमारे यहाँ भी बात की उन्होंने, अपने चैनल पे भी बात की। वो कह रहे थे कि साहब कि सर्किट हाउस इलाहाबाद का है, जो शहर उत्तरी विधानसभा है उसके अंदर, और वहाँ पर शहर उत्तरी का, जब योगी जी आए सर्किट हाउस में रुके, तो शहर उत्तरी का जो विधायक था बीजेपी का, वो मिलने गया तो पुलिस वालों ने उसकी पिटाई कर दी और उसका कोई रिड्रेसल नहीं हुआ। बताइए। अब ये तो फिर अब उस विधायक के कहने से कौन वोट देगा, बताइए जरा मुझे। नहीं, वो विधायक वोट को मांगने के लिए जाएगा? जाएगा ही क्यों, और वो जाएगा भी तो क्या, वो लोग उसके मजाक उड़ाएंगे? आपने उस विधायक को भी अगले चुनाव के लिए हरवा दिया है, वो विधायक अगला चुनाव नहीं जीत सकता। इनकी पुलिस का, योगी जी की पुलिस का भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है, बिल्कुल चरम पे है। न केवल पुलिस का है या पूरे प्रशासन का है। मैं आपको बता सकता हूँ आजकल जो है प्रशासन में, मैं आपको बताता हूँ अपने जिले का हाल। वहां पर मेरे ब्रदर रहते हैं, कजिन ब्रदर, उनके मकान के दोनों तरफ मॉल बन गए हैं और उनका जनरेटर उनके मकान पर धुआं उगलता है। मैंने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो मेरे जानकार हैं उनसे कहा कि भाई आगे बोलो, तो उनका जवाब ये आया कि साहब कि वो डीएम भी ठाकुर है, वो मॉल वाले भी ठाकुर है, और यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और योगी जी को ये सब करने की क्या आवश्यकता है? अबे योगी जी अब अपना पूर्वाश्रम त्याग करके संत बन गए हैं। ये अगर चारों तरफ ये बात भी हो रही है, भाई मैं नहीं कह रहा सही है या गलत है, लेकिन ये बात भी कैसे हो रही है कि साहब यहाँ ठाकुरवाद चलता है, ये मैंने अब लखनऊ में हाईकोर्ट में सुना। नहीं, अब दूसरी बात बता रहा हूं आपसे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो जिहादी नेटवर्क है, आज भी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद के केसेस धड़ल्ले से हो रहे हैं, विशेष रूप से उन सारे शहरों में जहां जिहादी नेटवर्क बहुत सॉलिडली जो है बैठा हुआ है, और सारे पुलिस वाले लोग जो हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। स्वाति गोयल शर्मा लिखती हैं बार बार कि कंप्लेन लेके जब जाते हैं लोग ये लव जिहाद के केसेस में, विशेष रूप से दलित समुदाय के लोग, उनकी कंप्लेन कोई नहीं नोट करता, कोई एफआईआर नहीं लेता। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, तो घूसखोरी चल रही है ना, जिहादी नेटवर्क के नहीं साहब, घूसखोरी बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है कि लोगों को ये लगता है कि पुलिस को उन्होंने एम्पावर कर दिया है, तो उस एम्पावरमेंट का गुंडों के ऊपर जो असर होता हो उससे ज्यादा जो है सामान्य जनता पर हो रहा है। बिल्कुल नहीं, और भी कई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा वो वीडियो आते थे ना कि डंडे से पीट रहे हैं, इन्होंने दंगे के दौरान किसी को पकड़ा है पुलिस वाले,
सारे झूठे वीडियो थे, पुलिस वाले किसी को नहीं पीट रहे, दिखावा हो रहा था, को खाली रखा था एक जिनको छोड़ना ही था दिखावा करना है कि एक दो बुलडोजर एक्शन कर दे, कुछ गुंडों पकड़ के उनकी टांग पे गोली मार दें और वो ऊपर तक रिपोर्ट भेज दें, उससे पूरा प्रशासन संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद वो अपनी चौथ वसूली चालू कर देते हैं जम के। तो ये चीजें जो समझनी पड़ेगी योगी जी को, अगर जानकारी है तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो खेल होते हैं, विशेष रूप से पुलिस प्रशासन में जो खेल होते हैं, इसके सब समझना पड़ेगा इनको। तो ये सारे कारण हैं, दुनिया भर के कारण है उसके अंदर, ऐसा एक कारण नहीं है। तो इसीलिए हम किसी को भी क्लीन चिट इसके अंदर नहीं दे सकते। लोगों ने हर जगह कोताही की है, और जब आप नहीं लड़ाई ठीक से लड़ेंगे, और हम आपसे अपेक्षा ये रखते थे कि सारे हिंदू और राष्ट्रवादी अपेक्षा रखते थे कि आप हमारे योद्धा हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं आप, तो आप लड़के हमारे लिए लड़ाई जीते। लेकिन अगर आप ऐसे योद्धा हैं जो आप बिल्कुल ही आप सुन नहीं रहे हैं, अंधे बहरे योद्धा बन के खड़े हैं, तो कैसे लड़ाई जीतेंगे आप? तो हम सब लोगों को जो सबसे बड़ा दुख सता रहा है वो यही है कि जो लड़ाई हम जीत सकते हैं वो हार जा रहे हैं। जो लड़ाई हम जीत चुके थे 2014 में, वो हम हार जा रहे हैं। हमारा जो एक ब्रॉड कोलिशन था, वो कोलिशन फिर से टूट रहा है। उनको जोड़ना है, उनको जोड़ने की जगह पे जो है हम उनको फिर से तोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और उसके बिना काम नहीं होने वाला। कार्यकर्ता के स्तर पर भी मान लीजिए आपने कई लोगों को, बाहर के लोगों को बुला के रखा, आपके पुराने लोग भी थे, तो उसमें ब्राह्मण है, ठाकुर है, हर जाति के लोग हैं। तो मान लीजिए सबको तो टिकट आप दे नहीं सकते, एमपी का, एमएलए का, लेकिन और जिम्मेदारियां तो दे सकते हैं, जिससे कि उनको लगे कि हमें भी कुछ काम मिला है, हमें भी कुछ महत्वपूर्ण पद मिला है, हमें भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान मिला है, हम भी अपना एक सामाजिक प्रतिष्ठा बना के रख रहे हैं। ये सब भी तो कर सकते हैं आप। ये सब क्यों नहीं हो रहा है? हर चीज वो जो एक घुट्टी पिला देते हैं, मोदी जी ने घुट्टी पिलाई हुई है कि ब्यूरोक्रेसी, हम तो उसी ब्यूरोक्रेसी को लेके, उसी नौकरशाही को लेके हम बढ़िया काम करके दिखा देंगे। वो घुट्टी सब लोग पी के बैठ जा रहे हैं। यहां महाराष्ट्र में बता रहा हूं आपसे, महाराष्ट्र के अंदर भी गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था, पुलिस पूरी तरह से नाकारा है और जिहादी तंत्र के ऊपर है। और कहीं कहीं केसेस ऐसे होते हैं कि आप जाइए, कहीं छोटा मोटा केस है चोरी वोरी का, जाइए रिपोर्ट करिए, कुछ नहीं होने वाला है। कि जब तक पुलिस जो है उसको पैसा नहीं खिलाएंगे आप, उसको अपना पे ऑफ नहीं उसमें नजर आता है, वो आपको कोई काम नहीं करेगा। और ये सब कुछ जो है, मतलब कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको मैं तो ट्वीट कर करके थक जाता हूं कि भाई तैयार हो जाइए, सजग हो जाइए, गड़बड़ हो रही है। कहीं किसी के ऊपर असर नहीं पड़ता है। और जब कोई हंगामा हो गया, मान लीजिए कहीं किसी जगह मीरा रोड में कहीं कुछ हंगामा हुआ, तो उसके अंदर बाद में इनको याद आता है कि हमें भी बुलडोजर एक्शन करना चाहिए। तो जब बहुत हंगामा हो गया, जैसे पुणे में हंगामा हो गया, जब हंगामा हो गया, सोशल मीडिया पूरा आउटरीच हुआ, तब इनकी समझ में आया कि गड़बड़ है। तो ये कम से कम ये जो सजगता होनी चाहिए वो नहीं है। तो हमारे हिंदू वॉरियर अगर सजग और सन्नद्ध नहीं है, तो हम नुकसान तो हम सब लोगों को होना ही है, और हम सब लोगों को रोना ही है। ये बहुत बड़ा शॉक है कल का संजय जी। सोना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है, बार बार चीज कचोट रही है हृदय को कि कैसे ये हो गया। और मन में लग रहा है कि ये जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनमें हम दोबारा कैसे उसको रिटेन करेंगे, पैसे कैसे खींच के लाएंगे, कैसे जो कास्ट कोलिशन, जो गलत कास्ट कोलिशन बन रहे हैं, हम उसको कैसे तोड़ के एक सही कास्ट कोलिशन बनाएंगे, जिससे कि हम जिहादियों से लड़ सकें, जिससे कि हम जो सारे राष्ट्रवाद का कोई भी विकल्प है नहीं, ये तो हम जानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सामाजिक संरचना है हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज में जाति वर्ण कुल की अपनी महत्ता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। उसमें आपको राष्ट्रवाद की सीमेंट भर के आपको जोड़ना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की सीमेंट से जब वो जुड़ते हैं तो बिल्कुल पक्के होके एक साथ, जैसे आपने देखा 2014 2019 में वैसे होता है। बिल्कुल। अब आपने जब सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास जोड़ दिया, और उसके बाद सब देख रहे हैं कि सब आपकी जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ वही लोग उठा रहे हैं जो आपको एक भी वोट नहीं देने वाले, तो लोगों के मन में भी आता है कि ये क्या मूर्खता है। नहीं, और अब आपने हिंदुत्व के नाम पर खाली छौंक लगाई, छौंक लगाने के अलावा आपने कोई सॉलिड काम नहीं किया। और जो किया भी, जैसे 370 पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 370 आपने हटाया, और उसके बाद फिर जाके जिहादियों का वो करने लगे, आप सेपरेटिस्ट का अपीजमेंट करने लगे। इधर आप माइनॉरिटी का अपीजमेंट करते रहे लगातार, और हमारे गोरक्षकों को आप गुंडे बोलते रहे।
तो फिर अल्टीमेटली तो यही रिजल्ट आएगा ना। आप अगर सीमेंट जो है वो सीमेंट रिन्यू करनी पड़ती है, वो जो सीमेंट आप डालते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट है, आपको उसको लगातार रिन्यू करता रहना पड़ेगा। बिल्कुल। ये ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं साहब हम तो बस हमारे नाम पे बस वोट दिए जाओ। ये ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बज सकती। नहीं, जैसे कि इनका एक नैरेटिव आता है और वो किया था कि साहब हमने मुसलमानों के लिए इतना किया है। यानी कि जो वो जो कमीशन बनाया था इन लोगों ने, मनमोहन सरकार ने जो कमीशन बनाया था, क्या नाम था उसका, जो मुसलमानों को लेकर सच्चर बनाया था, सच्चर सच्चर कमीशन। कमीशन। तो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में जो कहा गया है उससे भी दुगुना आगे बढ़ के जो है आपकी सारी सुविधाओं का लाभ जो है मुसलमानों को मिल गया, और आपने इसको अपनी उपलब्धि के तौर पे बताना शुरू किया कि साहब देखिए हम तो मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। आपने ये नहीं देखा कि वो एक स्कैम है। जो चीज आपने इस बार चुनाव के अंदर कहना शुरू किया कि ओबीसी एसटी एसटी का जो आरक्षण है उसको, इसमें सेंधमारी हो रही है मुसलमानों द्वारा, वो चीज ऑलरेडी आपके जो आपकी सरकारी सुविधाएं और सब कुछ था उसके अंदर सेंधमारी हो चुकी थी। वहां जो 35% जो डिस्प्रपोर्शनेट उनकी जो पॉपुलेशन है उससे डिस्प्रपोर्शनेट जो आपने उनको सुविधाएं दे दी, ये तो स्कैम है। अब इस स्कैम के लिए मैं लिख लिख के ट्वीट कर करके थक गया कि स्कैम है, प्रूव कीजिए कैसे हुआ ये। इसके अंदर, इस जिहादी नेटवर्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा हुआ है। इस जिहादी नेटवर्क के अंदर जो है आपकी सरकार में बैठे लोग जुड़े हुए हैं, होम मिनिस्ट्री से लेकर बाकी सारी मिनिस्ट्रीज में जहां जहां से सुविधाएं दी जाने वाली हैं, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने इंश्योर किया है कि डिस्प्रपोर्शनेटली 35% पॉपुलेशन, आप कहते हैं कि 17-18% है और 35% सुविधाएं वो कैसे उठा के ले गए। तो ये जो हुआ है ये एक तरीके का स्कैम है, जो ऑब्वियस स्कैम है, स्पष्ट स्कैम नजर आ रहा है। तो इसमें प्रूव होने की जगह पे आप उसको कहते हैं कि हमारा ये बहुत बढ़िया प्लान है, हम देखिए कैसा खुश रख रहे हैं मुसलमानों को। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप पूरा एक बहुत सोच समझ के ये सब कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही कुछ हवा में इधर उधर शिगुफा छोड़ते रहेंगे, नहीं होगा। क्योंकि ये षड्यंत्र हर स्तर पे चल रहे हैं संजय जी, हर स्तर पे चल रहे हैं। कहाँ जिस विभाग में आपने बात की थी, मुझे याद है आपने ये राजस्थान में एक सरकारी तंत्र के कुछ ऐसे लोगों की, जो लोग अपना एक नैरेटिव उसमें गढ़ रहे थे, जो एंटी बीजेपी नैरेटिव था, एंटी हिंदू नैरेटिव था, उसकी आपने बात की थी। लेकिन ये चीज जो है हर जगह हो रही है, होम मिनिस्ट्री से लेकर बाकी सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर ऐसी स्थिति है, और ये लोग उसके प्रति सजग नहीं है। और जब सजग नहीं रहेंगे आप, तो फिर यही होगा। अगर आप सोएंगे तो जो हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर वही होगा। तो जाग के रखना पड़ेगा ना। अनेक ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर और दूसरे लोगों को इन्होंने रिटायरमेंट के बाद नियुक्तियां की हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, और अधिकतर उनमें से जो है वो पूरी तरह से उसी लेफ्टिस्ट विचारधारा के प्रति समर्पित है। अभी आपका एक जो उदाहरण आपने दिया था ना, वो सीबीएफसी जो वाला। हमारे आपके ऐसी तैसी करने के लिए तत्पर बैठे हुए। नहीं, आपने एक सीबीएफसी वाला बताया था, एक बार बताइए कि क्या स्थिति है। हाँ, वो सीबीएफसी वाला मैंने वो कौन सा यादव था वो हाँ, उसका मैंने हाईलाइट किया था कि भाई हाँ, ये जो है इस प्रकार की बातें करता है, और वो हाँ, कुंदन यादव। हाँ। तो वो जो है वो अब पता नहीं रोक लगी कि नहीं, अगर वो प्रेसिडेंट तक मामला पहुंच सीबीएफसी गया था का तो रोक लगी क्या। सीईओ उसको बनाया जा रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण है। वो मैं बनी तो तो सीईओ बन गया कि रोक लगी है, वो फाइनल ये मुझे ऑर्डर आ नहीं गया पता, क्या उसका। ये है? मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो उसके अतिरिक्त बहुत सारे बता सकता हूँ ना। मतलब हम तो भाई, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के जानकार लोग हैं उनमें तुम जानते हैं ना कौन-कौन, क्या-क्या, कैसे-कैसे है, और अरे कैसे-कैसे किस मैंने प्रकार से उनको पद दिए जाते हैं, उपकृत किया जाता है, और उसके बाद जब वो छूटते हैं तो फिर बाहर जाके वही उसी प्रकार जो है वो ऐसी-तैसी करना आरंभ कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा तो हूँ। जी इनके पास वैसे 360 डिग्री का उनका रिक्रूटमेंट मेथड है, और बिल्कुल कुछ नहीं पता कर पाते कि कौन क्या है, किस पद के उपयुक्त है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अभी इतना सब होने के बाद भी ब्यूरोक्रेसी का कोई किसी प्रकार का रिफ़ॉर्म ये नहीं कर पाए। ये छोड़िए उसको, जहाँ हाँ, ट्रेनिंग होती है, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, हाँ।
आप उसकी एक स्टडी करवा लीजिए कि किस तरह के लोग वहां पर इनवाइट किए जाते हैं यस, गेस्ट लेक्चरर्स। उसमें 75% वही लेफ्टिस्ट नैरेटिव लेके जाते हैं जिसके खिलाफ मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए। और आप जान रहे हैं कि ये सब जो है ऐसे कैसे नैरेटिव चलाया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एक और, वो तो मेरा स्वयं का भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। ये जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का सब काम चल रहा था, तो उस समय मैं था और वहां मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ठहरा हुआ था। तो वहां मैं दोपहर में चाय पीने के लिए उनका एक जो रेस्टोरेंट जैसा है वहां मैं जाता था। तो एक दिन चाय पीने के लिए गया तो बड़ी भीड़ हो जाती है दोपहर में चाय के समय में। तो उसमें एक थे, वो आके हमारे साथ ही बैठ गए जहां मैं बैठा हुआ था, तो बातचीत करने लगे। और उस समय जामिया वाला प्रोटेस्ट उस समय चल रहा था, और उसमें जो है पुलिस जामिया के कैंपस में घुसी थी और लाठीचार्ज वगैरह हुआ था, गिरफ्तारी वगैरह हुई थी। तो वो आके बैठे, उन्होंने कहा कि मैं तो सीबीआई में था, अभी इस समय डेपुटेशन में हूँ और इंटरपोल के साथ काम कर रहा हूँ, मैं रोम में बेस्ड हूँ इस समय, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। इसके बाद अचानक उन्होंने अपने आप ये सोच के, शायद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ज्यादातर लोग जो हैं वो उसी विचारधारा के हैं, लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं, तो इन्होंने मुझसे एक बातचीत करने का एक सिलसिला शुरू किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए कितना गलत हो रहा है, सीबीआई अफसर हैं, डेपुटेशन पे हैं, इंटरपोल में पोस्टेड है रोम के अंदर, और वो रोम छोड़ के आ गए हैं, बता रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से, मैं यहीं आके टिक जाता हूँ, रह जाता हूँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। मेरी पत्नी जो मुझसे मिलने के लिए यहीं आ जाती है और मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जब आएंगी तो हम लोग नाश्ते वास्ते का ऑर्डर देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने कहा कि साहब देखिए कितना गलत हो रहा है, ये कैसे हो रहा है जो हो रहा है जामिया के अंदर। और मेरी समझ में नहीं आया कि ये सीबीआई अफसर होके जो है ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि लेकिन ये तो सामान्य है, मैं भी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, पुलिस यूनिवर्सिटी में घुसती है, यूनिवर्सिटीज जो है साइनेडाइड डिक्लेयर की जाती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है ऐसी परिस्थितियों में। गनीमत यह है कि यहाँ साइनेडाइड डिक्लेयर नहीं की गई है। नहीं तो जामिया मिलिया को जैसा जो कुछ चल रहा था उस समय हिसाब किताब, इनको बंद कर देना चाहिए था और सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए था कि बोरिया बिस्तर बांधो घर जाओ। और वो वहां उसको डिफेंड कर रहे थे। तब उनकी समझ में आया कि मैं उनकी विचारधारा वाला नहीं हूं, और चुप लगा गया उसके बाद। और ये उदाहरण मैंने कई बार कई जगहों से ट्वीट कर करके सबको टैग कर करके भेजा, कहीं किसी के कान में पहुंच जाए, लोग जरा इन्वेस्टिगेट करें कि वो व्यक्ति कौन था। और इस तरह के कितने व्यक्ति कहां कहां बैठे हुए हैं। तो अगर आपके जो शत्रु हैं वो आपके अंदर ही, आप ही के सिस्टम में बैठे हुए हैं, आप उस सिस्टम को चलने दे रहे हैं, आपको लगता है कि उसमें कोई समस्या नहीं है, और बाद में जब चुनाव शुरू होता है, जब सारी चीजें होती हैं, तो उसमें बीच चुनाव में इंटरव्यू देना शुरू करते हैं, तो उसमें एक दो चीजें ये बार बोल देते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? आपका जो, पहले तो देखिए लोकतंत्र में विरोधी होते थे, हाँ, लेकिन अब जो नया सिस्टम जो है, जो राहुल गांधी ने जो अब जिसका उद्घाटन कर दिया है, वो ये है कि अब वो विरोधी को शत्रु मानते हैं पूरी हाँ, तरह से। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण वो है जिसमें जयपुर डायलॉग्स, आपको तो पता है, तो बहुत लंबे समय से संपर्क में है कि जब जयपुर डायलॉग्स हमने बनाया था, एज अ फोरम बनाया था आरंभ में, एज अ प्लेटफॉर्म, वो हाँ, आपस में हेल्थी एक्सचेंज ऑफ व्यूज के लिए बनाया था। तो उसमें एक सुनील शर्मा जी भी उसमें हमारे डायरेक्टर थे। हम कहते कि भाई मैं तो उस समय गवर्नमेंट सर्वेंट था, और उसमें और जो लोग थे वो बीजेपी के भी थे, बल्कि उनका इंट्रोडक्शन मुझसे जिसने कराया था वो बीजेपी के स्पोक्समैन थे, पंकज जोशी जी हमारे डायरेक्टर हैं वो। उन्होंने ही सुनील शर्मा जी से हमारा इंट्रोडक्शन कराया था। मुझे बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति लगे, और मैंने उनको भी कहा कि आप भी आइए साहब, यहाँ तो हमारा तो एक्सचेंज है, तो मैं अलग अलग विचार तो होते हैं, उससे क्या अंतर पड़ता है। बिल्कुल। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। अब उनको इस बार टिकट मिल गया। यद्यपि जब वो वापस टिकट मांग रहे थे विधानसभा के चुनाव के लिए, तो उस समय मैंने ही उनको सजेशन किया कि देखिए ये व्यक्ति जो है, ये राहुल गांधी, ये मुझको पर्सनली जान गया है, क्योंकि सिद्धार्थ वरदराजन ने मेरी शिकायत इसको की थी, तो ये मुझको पर्सनली जान गया, इसने मुझे प्रताड़ित भी किया अशोक गहलोत के माध्यम से। तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात सही है, आजकल हमारी पार्टी में माहौल कुछ इसी प्रकार का है। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन उस समय दे दिया। अब चूंकि हमारे यहाँ रहे थे, लगातार आते थे, और बड़ी ही मजबूती से मैंने ऐसे
कांग्रेस में इस प्रकार के प्रवक्ता देखे नहीं जिनका इतना नॉलेज बेस हो, तो वो अपना पक्ष रखते थे, विद्वान व्यक्ति हैं। इस बात को लेके उनको लोकसभा का मिला हुआ टिकट जो था वो काट दिया गया। मैं तो उनका ये शत्रुता है, आप देख रहे हैं। अब शत्रु के साथ तो भाई यदि वो शत्रुता मानता है और आप सदाशयता दिखाते रहे तो वही होगा जो 1000 साल से होता है। नहीं, और रियलिटी ये थी कि शर्मा जी आप उनके शत्रु नहीं थे, क्योंकि जब आपके भी कार्यक्रमों में जब भी उन्होंने अपने वक्तव्य दिए तो आप उन्होंने तो आपने देखा है, सुना है आप लोगों ने? मैंने देखा है, उसमें अगर राइट विंग का एक नैरेटिव वहां चल रहा था तो उसको ये बैलेंस करते थे जी। और अपना एक दूसरा दृष्टिकोण रखते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो कुछ ऐसी चीज पर कह रहे थे या कुछ ऐसा विचार रख रहे थे जो कांग्रेस के इकोसिस्टम को डैमेज करता हो, लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरीके से उनको देखा लेकिन यहाँ तो एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, तो विचारधारा वाली स्थिति नहीं, तो जाने माने हैं ये सब, जितने भी ये बदमाश जो हैं, ये जो सिस्टम में जो बैठे हुए हैं, ये तो जाने माने शत्रु हैं एक्चुअली भारत तोड़क शत्रु है, जिसके बारे में सब लोग चर्चा कर करके थक गए, चाहे वो राजीव मल्होत्रा हो, चाहे आप हो, चाहे बाकी सारे लोग हो, इनको पॉइंट आउट करते हुए लोग थक गए, इंगित करते हुए थके कि देखो ये है सब, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप उसके लिए अपनी एक आपको रणनीति बनानी है, तो आप इन सारे विचारों को एक साथ लेके उनसे चर्चा करके कुछ कर सकते हैं ना। या आप ये तो आपके शत्रु नहीं है। अच्छा, उसमें कभी कभी मान लीजिए संजीव सान्याल है, संजीव सान्याली है ना, वो कहीं कुछ एक बात रखते हैं उसके अंदर। अब उनको भी मान लीजिए आप कहिए, अब जैसे कि उन्होंने एक उस दिन ट्वीट किया, तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया ट्वीट को कि भाई ये जो इशू आप कह रहे हैं कि SLPs तो बहुत कम होती हैं जो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आजकल सुप्रीम कोर्ट के लोग हर केस जो है सरकार के खिलाफ लेके उसको एंटरटेन कर रहे हैं, PIL को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जस्टिस डिलीवरी का जो इशू है, जिसमें लोग जो है 45 साल का लंबा पीरियड लग जाता है अपीलेट प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एक एवरेज ऑन एन एवरेज 25 से 45 साल का टाइम लग रहा है अपीलेट प्रोसेस को कंप्लीट करने में। और उस दिन एक उदाहरण दिया था अश्विनी उपाध्याय जी ने कि एक केस तो चकबंदी का केस जो है वो बैठा हुआ था, उसमें 40 साल गुजर गए थे। चकबंदी का केस वहीं से नहीं आगे बढ़ा था, तो चकबंदी अधिकारी की टेबल से आगे नहीं बढ़ा था वो। तो उस केस में आप कह रहे हैं कि छुट्टी ले रहे हैं ये जज लोग, इसलिए हो रहा है। अरे आप अगर थिंक टैंक का हिस्सा है तो आप समझिए कि समस्या कहीं और है। ये पूरा अपीलेट प्रोसेस 45 साल का जो है, उसकी समस्या का समाधान अगर आपको करना है तो उसके लिए और रास्ते हैं और उसको ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की छुट्टी की वजह से समस्या नहीं है, उनको तो वैसे भी कुछ और करना नहीं है। उनको वो बेसिकली वो PIL एंटरटेन करेंगे, नहीं तो स्पेशल SLP एंटरटेन करेंगे। वो बहुत ज्यादा नहीं आने वाली है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही SLP। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट केवल बड़े बड़े लोगों की जमानतों का केस लेता रहता है, कोई बड़े केस तो ये सुनने में नहीं आता। और नहीं तो बकवास किसी चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लोग दुनिया भर के एडजुडिकेट करते रहते हैं कि कहीं वो एजेंडा जो है उसको लेके कोई केस आ जाता है, ये सब करते रहते हैं। लेकिन जो मूल कारण है जिसके कारण से जस्टिस डिलीवरी बंद हो गई है, और जस्टिस डिलीवरी बंद हो जाएगी तो पुलिसिंग कैसे चलेगी ठीक से। यहाँ मैं आ रहा था टैक्सी से, बनारस गया था, तो वहां टैक्सी से आ रहा था, तो लड़का था, हमने उससे कहा कि भाई देखो जिताना है मोदी जी को, तो वो तो ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हम लोगों की एक लड़ाई हुई थी एक बार यादवों से, और वो केस चल रहा है पिछले 10 साल से, और हर दम जो है वो डेट मिल रही है, हमें जाना पड़ता है, कहीं कुछ है नहीं, उसके अंदर कोई मरा वरा नहीं है, लेकिन वो केस ऐसे ही अनायास चल रहा है, पुलिस वालों को खिलाना है, वकील को खिलाना है, और हम लोग फंसे हुए हैं अननेसेसरी उसके अंदर, जिस केस को खत्म हो जाना चाहिए था। तो ये सारा जस्टिस डिलीवरी जो है पूरी ठप पड़ी हुई है, तो आपकी पुलिसिंग भी ठप हो जाएगी, आपका क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी ठप हो जाएगा। अब इसको गंभीर तरीके से उठाना है तो इनके थिंक टैंक के लोग जो है एक शगुफा छोड़ देंगे कि देखिए इतनी छुट्टियां ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ये इनका थिंक टैंक है, जबकि बहुत ही प्रबुद्ध है, कई चीजों में बहुत प्रबुद्ध है, लेकिन ये थिंक टैंकर जो है वो असली जो जमीनी हकीकत है उसको जानते नहीं। ये कोई कारपोरेट है, वो बड़े बड़े वकीलों को लेके कोर्ट में चला जाता है, उस केस को तो समझ सकते हैं, लेकिन आम जन, एक आम व्यक्ति, मान लीजिए कहीं किसी का चेक बाउंस हो गया, वो केस जो है पड़ा हुआ है एक निचली अदालत में, उसकी जानकारी इन लोगों को नहीं रहती। तो आप पूरी तरह से हवा में बैठ जाएंगे तो नहीं होने वाला है, जमीन से जुड़िए। आप अगर जमीन के आदमी, अगर आप सामान्य एक चाय वाले से ऊपर उठे हैं तो आपको जमीन की बात समझनी पड़ेगी।
और वो नहीं होगा तो फिर इस तरह का जो एक स्थिति निर्माण होगी इसमें कि एक बात धरातल मैं पे और क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। आपकी बात में ऐड करता हूँ मैं कि जब मैंने नई सर्विस ज्वाइन की थी, तब मैंने ये देखा था कि अधिकतर जो राजनेता थे या मंत्री इत्यादि थे, वे नियमों की, कानूनों की, इन सब की भी बहुत अच्छी जानकारी रखते थे। जी। तो मुझे याद है कि एक वेटरन पॉलिटिशियन थे, परशुराम मदेरणा, बाद में स्पीकर भी बने थे, बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे थे। उनके बारे में तो ये प्रसिद्ध था कि भैया उनके पास जाना तो पूरी तैयारी करके जाना, क्योंकि वो उनको जो है गवर्नमेंट का एक-एक सर्कुलर विद रेफरेंस विद डेट याद रहता था, और वो किसी भी ब्यूरोक्रेट को पानी पिला सकते थे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स में। मुझे लगता है अब ऐसे राजनेताओं की कम से कम स्टेट लेवल पर बहुत कमी हो गई है, जी। जो काम ब्यूरोक्रेट की तरह कर सके और साथ में राजनेता हो जो पूरी तरह से जड़ों से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल, ऐसे नेता अब बहुत विरले हो गए हैं। आप क्या बिल्कुल। सोचते मैं आपसे एग्री करता हूँ। अगर आप देखें, अगर पार्लियामेंट्री डिबेट्स को आप देखना शुरू करें पहले के, तो जिन नेताओं को लोग कभी-कभी गंभीरता से उनके नाम नहीं लेते हैं, उनको भी मैंने देखा है कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स में जिस तरीके से वो चर्चा करते थे, उनकी पूरी समझ होती थी उस विषय की, और जो ज़मीन पे जो घट रहा है उससे जोड़ते हुए इतना सुंदर डिबेट होता था उनका। जो बा और कानून बनाने का काम था उसके अंदर वो डिबेट बहुत आवश्यक था। और अपने जो इनके जो ये जो अपने ले आते थे प्राइवेट मेंबर्स बिल, वो इतने अध्ययन किए हुए होते थे, हर पहलू को देख समझ के, और आम जनता से जुड़े हुए, उसकी समस्याओं से जुड़े हुए वो ऐसे बिल बना के ले जाते थे वहां पे, और उसके ऊपर चर्चा होती थी पार्लियामेंट के अंदर। अगर लोग पढ़ना शुरू करें तब समझ में आएगा कि हमारे पार्लियामेंटेरियन कितने महत्वपूर्ण हुआ करते थे, और कितने कितने सोच रखने वाले थे, दिमाग चलता था उनका, वो देखते थे, जमीनी यथार्थ को भी देखते थे, ब्यूरोक्रेसी को भी समझते थे, कानून को भी समझते थे, वकील न होते हुए भी समझते थे। अगर आप इन सारे डिबेट्स को सुने और देखें तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो जिस तरीके से हमारे राजनीतिज्ञों को लोग निचली निगाह से देखने का एक सिलसिला शुरू हो गया है, ऐसे नहीं थे। उनकी चर्चा सुनेंगे तो आप समझ आएंगे कि वो सही माने में प्रबुद्ध लोग थे। भले ही लॉ की डिग्री उनके पास नहीं हो, लेकिन प्रबुद्ध लोग थे, जानकार लोग थे। तो ये समस्या है। मैंने अभी पिछले दिनों जितनी भी डिबेट्स हमने देखी है पार्लियामेंट के अंदर, बहुत कम डिबेट्स हैं जिनको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। जबकि उस समय जो है कानून के ऊपर जब चर्चा होती थी, अब कुछ मैंने देखा था कि बीजेटी के कुछ एमपीज थे, वो बहुत बढ़िया चर्चा करते थे। तो वो भी अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तरह की चर्चा करते हैं, लेकिन जमीन से उसको जोड़ के लेके चलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिस्थिति है उसके कई कारण, जो कुछ भी हो, सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने जमीन पे जो चल रहा है, धरातल पे जो आवाज उठ रही है, धरातलीय जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को आपने ठीक से भांपा नहीं, जाना नहीं, जानने का प्रयास तक नहीं किया। आप अपने ही एक बुलबुले के अंदर फंसे रह गए, जो ब्यूरोक्रेट्स का ही बुलबुला है, उनसे ही इनपुट लेते रह गए, उसके ऊपर ही भरोसा करते रह गए। बाकी जो आपका एक संचार तंत्र रहना चाहिए था, एक कम्युनिकेशन तंत्र रहना चाहिए था जमीन के लोगों से, वो तंत्र जो है आपने उसको डेवलप विकसित नहीं किया। तो वहां समस्या है, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का ये परिणाम आया है। और मुझे लगता है कि योगी जी को भी इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। योगी जी को भी फिर से 2014 वाला जो ब्रॉड कोलिशन था उसको पुनर्निर्माण करना होगा, गांव-गांव जाना होगा, लोगों से मिलना होगा, इन सारे लोगों को एक साथ लेके चलना होगा। अब मान लीजिए कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाना होगा, कार्यकर्ताओं के छोटे-मोटे काम करने होंगे। कार्यकर्ताओं को कोई छोटा-मोटा काम लेके जाता है, उसको धुतकार देते हैं। नहीं, छोटा-मोटा काम, ऐसा कोई गलत काम लेके कार्यकर्ता नहीं जाएगा। अरे भाई, एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये हमारा परिवार है। अरे तो परिवार में एक-दूसरे का सुख-दुख को साझा नहीं करोगे, उनके काम नहीं करोगे क्या? और कोई गलत काम लेके नहीं जाएगा। सही काम, बिल्कुल। लेकिन इनकी एक आदतन जो है, इन सबों की आदत ये हो गई है कि जब वो कोई काम लेके जाता है तो ना करने की पहले से तैयारी करके बैठे रहते हैं सब। पहले सुन लो, समझ लो क्या कह रहा है, वो काम हो सकता है, करो। तो इनके मन में उपदेश रहता और है देते हैं, साथ में उपदेश और ज्ञान और देते हैं। हाँ, अनायास। मेरा तो एक अनुभव है, इमरजेंसी के ठीक बाद अपने ही एक चीज को लेके मैं गया जिसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव था। उसको लेके गया, भरत सिंह उस समय हमारे
थे, हमारे साथ गए थे। तो ओम प्रकाश सिंह उस समय मंत्री हुआ करते थे, विधि मंत्री थे उस समय। मैं उनके ऑफिस में गया, मैं और भरत सिंह गए, हम लोग ठहरे थे उस समय। एक दूसरे और मंत्री थे, अपने बनारस वाले, नाम भूल रहा है इस समय। तो उनके यहाँ ठहरे थे हम लोग, फिर हम इनसे मिलने के लिए गए, इन्होंने समय दिया, हम लोग मिले। तो मिलने मैंने उनसे कहा कि भाई ये करिए, आप अध्यादेश लाइए कि इमरजेंसी के दौरान अगर कहीं जो इमरजेंसी में लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनसे कहीं किसी तरह से गलत सलत पेपर लिखवाए गए हैं, कुछ ये सब किया गया है और ऐसे कुछ चीजें एनफोर्स की जा रही हैं वो करके, तो आप कहिए कि साहब हम उसको निरस्त कर देंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने कोर्स करके ही कराया होगा, क्योंकि और विशेष रूप से किसी सरकारी अफसर ने ये सब कराया है, तो आप उसको निरस्त करिए। एक सीधा सा सलाह दिया मैंने, उसके ऊपर एक अध्यादेश लाइए। ओम प्रकाश सिंह लगे कहने की कैसे आएगा अध्यादेश, क्या होगा। और मैं उन दिनों बड़ा गर्म मिजाज माना जाता था, और मैंने वहां उनके ऑफिस में ही, भरत सिंह भी खड़े थे, भरत सिंह मुझसे सीनियर थे और अध्यक्ष थे वो छात्र संघ के। मैंने उनके सामने ही बहुत गाली दी उनको, ओम प्रकाश सिंह, उनके ऑफिस में, मिनिस्टर साहब। हमने कहा तुम नाकारे हो, तुम मुझसे इस बात पे बहस कर रहे हो कि यह अध्यादेश आना नहीं चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इमरजेंसी के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ इस तरह के दस्तावेज लिखवाए गए हैं, उनको कोर्स किया गया है, कई लोगों की ऐसी समस्याएं होंगी, कुछ करो इसके बारे में। और मैं ये कहने के लिए आया हूं और तुम मुझसे बहस कर रहे हो, तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे नहीं हो सकता, जबकि बिल्कुल ही होने लायक चीज है। और मैं गुस्से में चला आया, मुझसे गलती हुई। असल में मैं उनको कन्विंस करता, लेकिन थोड़ा क्रोध, हम आपने कहा है कि काम क्रोध लोभ जो है वो भगवत गीता वाला, उस समय मैंने ठीक से उसको आत्मसात नहीं किया था। तो उस क्रोध के कारण वो मामला सम्मोहात स्मृति तो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात वो स्मृति विभ्रम तो नहीं हुआ, लेकिन क्रोध ने उस दिन काम मेरा बिगाड़ दिया। वो काम अगर हो जाता तो बहुत लोगों का लाभ होता, क्योंकि बहुत अन्याय हुआ था इमरजेंसी के दौरान बहुत लोगों के साथ। तो आइए अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और लगता है कि भाई जो प्रबुद्ध लोग जो पहुंच देख रहे हैं वो योगी जी तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की आएगी। बिल्कुल। देखिए देवेंद्र फडणवीस ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना रेजिग्नेशन भी ऑफर कर दिया। तो ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि योगी जी जैसे लोग जो हैं, जो निष्प्रह हैं और जो वाकई प्रतिबद्ध हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वो कम देखने में आते हैं। लेकिन साथ में ये जो निरंकुश होता जा रहा प्रशासन है और जो निराश होता जा रहा कार्यकर्ता है, इस पर तो बहुत उनको ध्यान देना ही पड़ेगा। और इन कार्यक्रमों को ये लोग अक्सर अगर ये मान के चलते हैं, अगर कहीं भी बीजेपी के अंदर ये लोग ये मान के चलते हैं कि हम उनके एडवर्सरी हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ये एडवर्सरी ये बातें नहीं कहता है, एडवर्सरी ऐसा फीडबैक नहीं देता है, आपका मित्र ही एडवर्सरी तो चाहेगा कि आप इसको करते जाएं। बिल्कुल, आप इसी रास्ते चलते जाएं, उनको तो फायदा होगा। उनको तो फायदा होगा और फायदा आपका हुआ। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम।